चैनल शिक्षा 24। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया था, एक दो लोगों का, कि सर अकाउंट्स को आप क्या क्या अकाउंट्स में कवर कराएंगे वो आप एक वीडियो में बता दीजिए ताकि मैं खुद एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकूं। तो मैं आज उसी बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मानकर चलिए कि ये एग्जाम यूपीएससी ले रही है, मतलब कि, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसीजर दो है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू है। बात को समझिए, इंटरव्यू का वेटेज 25 है और रिटन टेस्ट का वेटेज 75 है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो शायद यही है, हाँ, 75 और 25 का रेशियो। देखिए, इट मींस कि आपका जितना भी नॉलेज है, आप अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं, मतलब कि आपके पास जितना भी नॉलेज है वो चेक किया जाएगा आपके रिटन टेस्ट में। मतलब कि रिटन टेस्ट ही आपका मेन है। इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाएगा। तो मैं आपसे, वैसे तो मैं बता रहा हूं कि किसी को भी अगर ये सब्जेक्ट अकाउंटिंग सेल्फ स्टडी करना है, खुद से पढ़ना है, तो वो मैं आज बता रहा हूं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन मेरा फॉलो कीजिए कि सबसे पहली चीज तो ये, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो सेल्फ स्टडी ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको खुद से पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा और दूसरा चीज ये भी है कि थोड़ा सा रिस्क आपके पास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि शायद आप ज्यादा टाइम लगाने के बाद भी आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए और कुछ गलतियां कर आ सकते हैं। तो ठीक है, आइए, सबसे पहली चीज तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अगर आपको खुद से पढ़ना है तो बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बुक्स का पहले तो क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट्स। और बुक्स के ऑथर जो है वो है टीएस ग्रीवाल का एक बुक आता है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। या फिर एक और बुक है बीके गोयल, आप इसको भी खरीद सकते हैं और इससे भी आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं वो प्योर एनसीईआरटी। अल्टीमेटली आपको पता है यूपीएससी के बाकी जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन भी है वो एनसीईआरटी फोकस्ड होते हैं, तो इस एग्जाम में भी एनसीईआरटी पे ही फोकस करना एक बढ़िया और एक चालाक भरा मूव होगा। ठीक है, देखिए, समझिए बात को। एनसीईआरटी आज मैं जो भी लेकर आया हूं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड बताऊंगा। आप सबसे पहले क्लास 11th का अकाउंट्स का एनसीईआरटी खोल लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि मेरे पास कॉपी किताब जो है फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो मैं पीडीएफ में देख रहा हूं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी कि चैप्टर 1 का थियरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 का थियरी आप जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें एक भी लाइन आपको नहीं छोड़ना है, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है आपको। चैप्टर 2 जिसका नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अगेन थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का भी एक एक शब्द जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी के हर एक कुछ कॉन्सेप्ट के बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जिसमें कि कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आपको हर एक को करना है, चाहे आपको याद ही क्यों ना करना पड़े। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट मैटर करेगा। ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट मैटर करेगा। अगर आपको रटना भी पड़े तो रट कर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता रटने में, अगर समझा हुआ रहेगा तो आपसे क्वेश्चन 100% एक्यूरेट बनेगा। देखिए, फिर से चैप्टर 1 का मैंने बताया एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 जिसका नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसका भी एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको पढ़कर जाना है। थर्ड चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड चैप्टर में देखिए, इसमें थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। जब आप देखिएगा थर्ड चैप्टर तो उसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1। उसमें थियरी को आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़कर जाना है, प्रैक्टिकल को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपसे उम्मीद करता हूं या मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 2 से 3 इलस्ट्रेशन तो कम से कम अपने हाथ से बनाकर ही जाइएगा, ताकि अगर प्रैक्टिकल को थियरी में कन्वर्ट करके पूछ दिया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये लेस इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, अगर छोड़कर भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है बीआरएस, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक थियरी को, एक एक प्रैक्टिकल को
जितना बढ़िया हो सकता है आप इसको करने का कोशिश कीजिएगा। अगेन चैप्टर नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर नंबर 6 में ट्रायल बैलेंस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, थियरी भी उसके छोड़ सकते हैं और प्रैक्टिकल तो उसका बिल्कुल करना ही नहीं है, वो कभी किसी भी तरीका से उसको कन्वर्ट करके पूछ ही नहीं सकता। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें कि टाइप्स ऑफ एरर या फिर एरर को कैसे रेक्टिफाई करें, इन सब चीजों का नॉलेज होना आपको आपके पास बहुत जरूरी है। उससे क्वेश्चन रेज हो सकता है और चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो इस चैप्टर को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें। नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 इज डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व। देखिए डेप्रिसिएशन थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों है, मतलब कि डेप्रिसिएशन का थियरी तो इंपॉर्टेंट बहुत है, उसको करना ही करना है, प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत है, यहाँ पे कम है। आप एक भी क्वेश्चन नहीं बनाइएगा काम चलेगा, बट एक दो क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक दो इलस्ट्रेशन तो बनाना ही आपको। और उसके नेक्स्ट उसी चैप्टर में एक पार्ट है प्रोविजन एंड रिजर्व। बिल्कुल इत्तू सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा है, बट याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक दो पेज से ही ये क्वेश्चन रेज हो सकता है। इसलिए प्रोविजन एंड रिजर्व के थ्योरी को अपने खून के अंदर घुसा कर जाना, सपने में भी अगर पूछे तो आपको जवाब उसका आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगेन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसके हर एक थियरी को, और इसमें जैसे ग्रेस डे का आता है कि कितना दिन कैसे हो सकता है, आपको ग्रेस डे कैलकुलेट करने के लिए दे दे, तो उन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अगेन चैप्टर नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। एक और बुक है इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसमें कि चैप्टर है आपका सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 का थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 9 यानी कि सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 जिसका नाम है, वो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट, आप आराम से उसको छोड़कर जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे क्वेश्चन रेज नहीं होगा। ठीक है, इतना तो पार्ट हो गया आपका, जो कि एनसीईआरटी के 11th क्लास के बुक में कवर है, यानी कि ये जो मैंने बताया वो एनसीईआरटी के 11th क्लास के बुक में कवर है। अब आते हैं, अब देखिए ध्यान से, एक चैप्टर का नाम है, देखिएगा चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। अब आपका सिलेबस रिमेनिंग सिलेबस में बता रहा हूं। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट एंड एनपीओ, ये आपके रिमेनिंग चैप्टर हैं। कुछ और इक्के दुक्के हो सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएससी के कहीं भी आप कहीं भी देख लीजिए, आप वेबसाइट छान मार लीजिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, एडवर्टीजमेंट, जो नोटिस है आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यूपीएससी का सबसे बड़ा गलती यही है कि वो बस सिलेबस का चैप्टर सब्जेक्ट का नाम देता है, चैप्टर तक नहीं देता, वो क्या क्या एरिया कवर हो रहे हैं वो भी नहीं देता। तो अगर इन्होंने लिख दिया है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इट मींस कि ये कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन चूंकि कुछ ट्रेंड है, उनको फॉलो करते हुए मैं ये एनालिसिस आपके सामने लाया हूं और उसी के बेसिस पे बता रहा हूं कि देखिए जो मैंने बता दिया एनसीईआरटी से उतना कवर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप, ये 12th क्लास का पार्ट है, और मैं बता दूं ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है, बहुत ही ज्यादा लेंदी है, और इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मैक्सिमम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको ये छोड़कर जाना चाहिए। वैसे मैं इसमें गाइड करूंगा कि किसी भी टीचर के गाइडेंस के अनुसार ही जो पर्टिकुलरली यूपीएससी ईपीएफओ को पढ़ा रहे हैं उसी से आप पढ़कर जाइए, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में आपको एक ऐसा दे सकते हैं जो जिससे कि आप उनके क्लास से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर उनसे पढ़ने के बाद आप सेल्फ स्टडी में आपको बहुत मदद मिल जाएगा। अच्छा, सेम टू सेम कंपनी अकाउंट, ये भी बहुत ज्यादा लेंदी है, वेरी लेंदी, और इससे भी क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। सेल्फ स्टडी वाले इसको बिल्कुल छोड़कर जाएं, या फिर किसी भी टीचर से आप एक दो क्लास को इनके पढ़कर अंदाजा लगा लीजिए कि कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद ही सेल्फ स्टडी आप करें। नेक्स्ट इज ज्वाइंट वेंचर, ये बीकॉम का है और ये भी बीकॉम का है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके थियरी को, इससे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आप इसके थियरी को पढ़ सकते हैं कि हाँ भैया इसके थियरी को जब आपने पढ़ लिया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, कोई भी बुक बीकॉम का ले लीजिएगा और उससे ये दोनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा, या फिर ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट से पीडीएफ निकालकर पढ़ लीजिएगा, उतना काफी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एनपीओ। एनपीओ मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एनपीओ 12th क्लास का पार्ट है, और मैं बता दूं ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थियरी प्लस प्रैक्टिकल, थियरी प्लस प्रैक्टिकल होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, और इसको आपको हर हाल में पढ़कर ही जाना है।
पढ़कर ही जाना है, चाहे आपको जो करना पड़े। 12th का बुक लीजिए या किसी टीचर का वीडियो देखिए, या फिर कोई टीचर अगर एमपीओ यूपीएससी के लिए ना भी पढ़ाया हो, अगर किसी और कोर्स के लिए पढ़ाया हो, तो आप उनके वीडियो को देखिए और इस चीज को क्या कीजिए, कवर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बताया मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को सेल्फ स्टडी पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया उसको फॉलो कर सकता है। और दोस्तों मैं फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूं कि यूपीएससी और वो भी अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा एक बारी के लिए, क्योंकि चूंकि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं तो मैं इसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि एक बारी के लिए कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, वो इनको सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हैं, लेकिन नॉन कॉमर्स वाले को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि वो सेल्फ स्टडी के लिए जाएं, क्योंकि अकाउंट्स फिर भी एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, उसे आपको समझना पड़ेगा और तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि पेड कोर्स लॉन्च तो कर रहे हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप किसे मूर्ख बना रहे हो? क्योंकि ध्यान से समझिए, अगर वो सब कुछ पढ़ा रहे होते फ्री में तो उनका पेड कोर्स फिर कौन खरीदेगा? इट मींस कि पेड कोर्स में वो पता है डिटेल में पढ़ाएंगे, यहां भी बस आपको एमसीक्यू कवर करा देंगे, ये करा देंगे, तो उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें, या तो उनके पेड कोर्स को खरीद लें या फिर वैसे टीचर को ढूंढे जो आपको सही में फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में पढ़ा रहा हो। और मैं चूंकि पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है कि इससे आ सकता है, इससे नहीं आ सकता या कुछ, मैं हर एक चीज को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, और वो भी 15 से 20 घंटे के अंदर, और वो भी मैं अपना हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं। तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, वरना आप सेल्फ स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।